हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक बात हो गई थी हमारी लाइन स्पेक्ट्रम तक। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। देखो, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ चुका है। एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, एक होता है आपका बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? आपको क्या दिखाई दे? कुछ लाइन्स दिखाई दे। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? आपको क्या दिखाई दे? कुछ लाइन्स दिखाई दे। और ये जो लाइन स्पेक्ट्रम डिफाइन होता है फॉर एटॉमिक एटम्स के लिए डिफाइन होता है। और बीच में क्या दिखाई देते हैं आपको? डार्क स्पेस। अब हम बात करते हैं आपके बैंड स्पेक्ट्रम की। बैंड स्पेक्ट्रम किसके लिए डिफाइन होता है? मॉलिक्यूल्स के लिए। बैंड स्पेक्ट्रम का मतलब है बड़े बड़े कुछ आपको बैंड दिखाई दे, उसके बाद डार्क स्पेस, उसका बैंड डार्क स्पेस तरह से दिखाई दे। अब हम बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। देखो, एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है? जिस चीज का, यानी कि जिसका आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कर रहे हो, उसका इनिशियल स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम सेम होता है। यानी कि जिस लाइट को वो इमिट करता है, उसी लाइट का वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। हम समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, जो रोड पर पहले आपने देखा होगा व्हाइट कलर की लाइट, सॉरी येलो कलर की लाइट होती थी बेटा। रोड पर, स्ट्रीट पर येलो कलर की लाइट होती थी। कुछ टाइम पहले की बात है। रोड पर मोस्टली आपको क्या देखने को मिलती थी? येलो कलर की लाइट। उस येलो कलर की लाइट को हम क्या कहते हैं? सोडियम लैंप कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? सोडियम लैंप। ये सोडियम लैंप कौन से कलर की लाइट इमिट कर रही है? येलो कलर की। अगर व्हाइट लाइट को अगर सोडियम लैंप येलो कलर की लाइट इमिट कर रही है, तो येलो कलर की लाइट ये क्या करेगी? एब्जॉर्ब भी करती है। उसी को क्या कहते हैं हम? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हम समझते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्या, तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आपने व्हाइट लाइट को सबसे पहले जिस सब्सटेंस का आपको ऑब्जर्वेशन यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखना है, यानी कि हमको देखना है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम का। किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन ऑफ सोडियम की। सोडियम किस कलर को इमिट करती है भाई? येलो कलर को। तो सोडियम के सॉल्यूशन से अगर हम लाइट पास कराएं और उस लाइट को फिर हम प्रिज्म से पास कराएं, तो यहाँ पर जो येलो कलर की वो उस लाइट को क्या करेगी? इमिट भी, एब्जॉर्ब भी कर लेगी। व्हाट इज अ व्हाइट लाइट पास थ्रू फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, यानी कि जिस सॉल्यूशन का पास आउट करना चाह रहे हो, उसके बाद आप किससे पास करोगे? उसको प्रिज्म से पास करोगे। इट इज अ व्हाइट लाइट। देन रिसीव ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। वीडियो किससे पर रिसीव करोगे? फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव करने वाले। आपको विब की ओर, यानी कि जो येलो कलर होगा उसमें दो आपको डार्क लाइन दिखेंगी। ये जो येलो होगा उसमें क्या देखेंगे? टू डार्क लाइन। इन टू डार्क लाइन का मतलब क्या है? यानी कि इस फ्रीक्वेंसी, इस वेव लेंथ की जो लाइट थी वो क्या हो चुकी है? सोडियम उसे एब्सॉर्ब कर चुका है। और इस फ्रीक्वेंसी की लाइट, इस वेवलेंथ की लाइट को वो इमिट करता है। अब अगर व्हाइट लाइट को उस सोडियम के सॉल्यूशन से पास कराया, तो उसने उसी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट को क्या कर लिया? एब्सॉर्ब कर लिया है। इसलिए यहाँ पर हमको डार्क स्पेस दिखाई देते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि इसका इनिशियल स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सेम होता है। जिस लाइट को इमिट करता है, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट को इमिट करता है, उस फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब कर लेता है। सोडियम जो है येलो कलर की लाइट इमिट करता है, तो येलो कलर की लाइट को क्या करेगा? ये एब्सॉर्ब करेगा। यहाँ पर टू आपको डार्क लाइन दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है? टू डार्क लाइन सो दिस सॉल्यूशन एब्सॉर्ब सम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे एक्चुअल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश करते हैं भाई हम। हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने डिस्कवरी ऑफ कैथोड और एनोड में एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। यहां भी हम वही डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे हैं भैया। वही एक डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे हैं और यहाँ पर H2 गैस फिलअप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? H2 गैस फिलअप एट लो प्रेशर। और यहाँ पर प्रेशर क्या रखते हैं हम? लो रखते हैं। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एक हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली है जिसमें हमने H2 गैस फिलअप की है एट लो प्रेशर, बहुत ही लो प्रेशर पर। देखो, जब आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराओगे तो इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिलेगी। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक्साइटेड होंगे।
एक्साइटेड होने के बाद फिर वो दोबारा से क्या होते हैं, डी एक्साइटेड होते हैं। जब वो दोबारा से डी एक्साइटेड होंगे तो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। जब वो वहां से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो वो एनर्जी किसकी फॉर्म में निकलती है, लाइट की फॉर्म में निकलती है। और इस लाइट को हम किससे पास करें, प्रिज्म से पास करें। किससे पास करें, प्रिज्म से पास करें तो क्या होगा आपको समझना है। H2 गैस को हमने डिस्चार्ज ट्यूब में ले लिया है एट लो प्रेशर। जब आप इसे इलेक्ट्रिक करोगे तो जो हाइड्रोजन के यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइटेड होंगे। फिर दोबारा से जब वो डी एक्साइट होंगे तो कुछ लाइट इमिट करेंगे, कुछ फ्रीक्वेंसी के फोटोन इमिट करेंगे, और वही लाइट जो होगी उसको हम किससे पास कर रहे हैं, प्रिज्म से पास कर रहे हैं। जब ये लाइट प्रिज्म से पास होती है और जब इसे हम फोटोग्राफिक प्लेट स्क्रीन पर लेते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। हमको 7 डिफरेंट लाइन दिखाई देती है। क्या देती है, सॉरी 6 लाइन्स दिखाई देती है। यहाँ पर हमको 6 लाइन दिखाई देती है बेटा। क्या दिखाई देती है, 6 लाइन्स, 3 4 5। यहाँ पर हमको 6 डार्क लाइन्स दिखाई देती है। जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, यानी कि H2 गैस को हम डिस्चार्ज ट्यूब में पास करेंगे, उससे जो लाइट इमिट होगी उसको पिन से पास करने के बाद उसको हमने क्या लिया है, फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया है, दैट इज फोटोग्राफिक प्लेट। अब हमको देख रहे हैं वहां पर हमको 6 लाइन्स दिखाई दे रही है। एक लाइन फिर डार्क स्पेस, फिर एक लाइन, फिर डार्क स्पेस, एक लाइन डार्क स्पेस, एक लाइन डार्क स्पेस। यानी कि यह क्या है, आपका लाइन स्पेक्ट्रम है। यही क्या है, आपका लाइन स्पेक्ट्रम, या फिर आप इसको इमिशन स्पेक्ट्रम कह सकते हो, या फिर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्योंकि देखो एटम्स का क्या होता है, आपका लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या कह सकते हो आप, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसको ये भी कह सकते हो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। आप इसको ये भी कह सकते हो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। आप इसको ये भी कह सकते हो इनिशियल स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। और मैंने इन 6 लाइन को कहां रिसीव किया बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव किया। और जब मैंने इन लाइन्स को माइक्रोस्कोप से देखा, किससे देखा भाई, माइक्रोस्कोप से देखा, मुझे देखने को मिला एक ये जो 6 यानी कि जो 6 लाइन थी वो इनफाइनाइट लाइन से मिलकर बनी हुई थी। ये जो 6 लाइन है उसमें जो एक लाइन थी वो इनफाइनाइट लाइन से मिलकर बनी हुई है। मैंने माइक्रोस्कोप से देखने के बाद पता पड़ा ये जो एक लाइन है वो इनफाइनाइट लाइन से मिलकर बनी हुई है। जो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो एक लाइन आपको दिखाई दे रही है वो इनफाइनाइट लाइन से मिलकर बनी हुई है। अब ये यहाँ पर इनफाइनाइट लाइन कहां से है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आई होप ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ये था हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को प्रिज्म पर रिसीव करना, और प्रिज्म पर हमको 6 डार्क लाइन दिखाई दी। और ये जो लाइन थी, एक लाइन हजारों लाइन से मिलकर बनी हुई थी, इनफाइनाइट लाइन से मिलकर बनी हुई थी। अब हम देखते हैं ये लाइन इनफाइनाइट लाइन से बनकर क्यों बनी हुई थी और हमको 6 लाइन क्यों फाइंड हुई, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। आई होप ये चीज आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं n इक्वल टू 1, यहां हम बात कर रहे हैं n इक्वल टू 2, यहां हम बात कर रहे हैं n इक्वल टू 3। देखो जैसे जैसे हम ऊपर चल जाते जाएंगे ये जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता जाता है। तो इट इज रिप्रेजेंट सेल, इट इज रिप्रेजेंट अ सेल। तो मैं इसको सेल को सर्किल में रिप्रेजेंट करके इस लाइन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे भाई ये जो गैप है वो क्या होता चलेगा, आपका कम होता जाता है। n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 8। जैसे जैसे मैं ऊपर जाता आ रहा हूँ ये जो गैप है वो कम होता जाएगा। और अब हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट से। किससे बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या मान लिया हमने, n इक्वल टू इनफाइनाइट। बात आपको यहाँ समझ में आ गई होगी बेटा। देखो
अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस एक्साइटेड होकर भाई कहीं भी आ सकता है, इनफाइनाइट से 1 पे आ सकता है आपका, 4 से 1 पे आ सकता है आपका, सॉरी 7 से 1 पे आ सकता है, 6 से 1 पे आ सकता है, 5 से 1 पे आ सकता है, 4 से 1 पे आ सकता है, 3 से 1 पे आ सकता है और 2 से 1 पर आ सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है डी एक्साइटेड होके, देखो अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होकर 1 पे आते हैं, वो किसी भी आउटर सेल से आ सकते हैं, किसी भी हायर सेल से आ सकते हैं, इनफाइनाइट से भी आ सकता है वो, यानी 8 से भी आ सकता है, 7 वाले से भी आ सकता है, 6 से, 4 से। तो दिस टाइप ऑफ सीरीज कॉल्ड लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होके हायर इलेक्ट्रॉन से हायर सेल से डी एक्साइट होकर अगर फर्स्ट सेल पर आ रहे हैं तो दिस टाइप ऑफ सीरीज कॉल्ड लाइमर सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होके सेकंड वाली सीरीज पर आ रहे हैं, तो किस पे आ रहे हैं, आपकी सेकंड सेल पर आ रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ सीरीज कॉल्ड बाल्मर सीरीज। दैट सीरीज कॉल्ड बाल्मर सीरीज। देखो इन 6 लाइंस की जो डिस्कवरी, जो हमको 6 डार्क लाइन दिखाई दी, वो अलग अलग साइंटिस्टों ने स्टडी की बेटा। उन्हीं के नेम के बेस पर, जिस साइंटिस्ट ने उसे स्टडी किया उसी के नेम पर उस सीरीज का नाम दे दिया। अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होकर फर्स्ट सेल में आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड लाइमर सीरीज। इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट सेल से जा सकता है, 7 से, यानी कि इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, 4 से, 3 से। एक्साइटेड होकर 1 पर आ रहा है तो उसे हम लाइमर सीरीज करेंगे। अगर एक्साइटेड होकर सेकंड पर आ रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, बाल्मर सीरीज। और अगर वो एक्साइटेड होके थर्ड पर आ रहा है दैट इज कॉल्ड पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज। अगर वो एक्साइटेड होके 4 पर आ रहा है, लाइमर बाल्मर पास्चन ब्रैकेट सीरीज। सीरीज को क्या कहते हैं हम, ब्रैकेट सीरीज। अगर वो एक्साइटेड होके 5 पर आ जाए, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ आ जाए बेटा, 5 पर आ जाए, तो ये आएंगे हम प्रिफंड सीरीज। प्रिफंड सीरीज। और अगर वो एक्साइटेड होके 6 सेल पर आ रहे हैं दैट इज कॉल्ड हम्फ्री सीरीज। हम्फ्री सीरीज। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके अगर फर्स्ट सेल पर आके ही रुक रहा है, लाइमर सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके हायर सेल से एक्साइटेड हो, बार सेकंड सीरीज यानी कि सेकंड ऑर्बिट पे आके रुकेगा, बाल्मर सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर थर्ड सेल पे आके रुकता है तो दैट इज पास्चन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर फोर्थ सेल पर आके रुकता है, फोर्थ ऑर्बिट पर आके रुकता है, दैट इज कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके फिफ्थ सेल पर आके रुकता है दैट इज प्रिफंड सीरीज। और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके आपका 6 सेल पर आके रुकता है दैट इज कॉल्ड हम्पारी सीरीज। ये जो आपको 6 डार्क लाइन दिखाई दी थी वो इसी वजह से दिखाई दी थी। देखो ये आपकी क्या थी, 6 डार्क लाइन। एक लाइन किससे बनती है बेटा, इनफाइनाइट लाइन से मिलकर बनी हुई है, यानी कि इनफाइनाइट से इलेक्ट्रॉन अगर 1 पे आ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड लाइमर सीरीज। और अलग अलग साइंटिस्टों ने इन लाइंस को रीड किया, उनकी स्टडी की, उन्हीं के नाम पर उन सीरीज को नाम दे दिया गया है। बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और एक चीज याद रखो, ये जो लाइमर सीरीज होती है ये यूवी रीजन में बिलोंग करती है। किसमें बिलोंग करती है बेटा, अल्ट्रा वायलेट रीजन, यूवी रीजन में। तो किस रीजन में आती है बेटा, लाइमर सीरीज आती है आपकी अल्ट्रा वायलेट रीजन यानी कि यूवी रीजन में। जो बाल्मर सीरीज होती है ये विजुअल रीजन होता है। ये क्या होता है आपका, विजुअल रीजन, यानी कि ये जो आपको जो लाइंस आपको दिखाई देती है दैट इज बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज की लाइंस आपको दिखाई दे सकती है। और बाकी जितनी भी सीरीज हैं दैट इज कॉल्ड आई आर रीजन। ये किसमें बिलोंग करती हैं, आई आर रीजन में बिलोंग करती हैं, यानी कि इंफ्रारेड रीजन में ये बिलोंग करती हैं। आई होप ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ये जो आपको पूरा डायग्राम है ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होकर फर्स्ट सेल में आता है उस सीरीज को कहेंगे लाइमर, सेकंड सेल में आएगा तो बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, प्रिफंड, हम्पारी सीरीज, हम्फ्री सीरीज। आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और आपको इस जो मेन पॉइंट याद रखना है, बाल्मर सीरीज किसमें बिलोंग करती है बेटा, यूवी रीजन में। बाल्मर सीरीज
लाइमन सीरीज यूवी रीजन में, बाल्मर सीरीज विजुअल रीजन में, और बाकी जितनी भी सीरीज बचती हैं वो इंफ्रारेड रीजन में बिलोंग करती हैं। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। मैं इसको रफ करता हूँ, कुछ हम बात करते हैं बेटा। यहाँ पे चीज को रफ कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आसानी से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये सब चीज आपको फिजिक्स में ही पढ़ने को मिलती है बेटा, वो क्लास 12 में पढ़ोगे आप। देखो अगर मैं बात करने लगूं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, व्हाट मीन्स ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, बताओ भैया। देखो आपने देखा था जब बोर्स मॉडल जो था उसका जो एग्जांपल थी उसमें आपको N1 N2 की वैल्यू देता था भाई, वो यानी कितनी एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में आया तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसमें आपको N1 N2 की वैल्यू देता था। लेकिन यहाँ पर आपको N1 N2 की वैल्यू नहीं देगा, वो इस तरह से देगा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। व्हाट मीन्स ऑफ दिस, देखो आपको पहले देखना है लाइमन सीरीज क्या होती है भाई। लाइमन सीरीज कहाँ बिलोंग करती है, n=1 पर, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होकर फर्स्ट सेल पर आ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। अब वो बात कर रहा है N1 तो यहाँ क्या होगा 1, और N2 क्या होने वाला है भी बताओ, फर्स्ट लाइन, यानी कि लाइमन से नेक्स्ट लाइन वाली कौन सी होने वाली है आपको, फर्स्ट प्लस फर्स्ट, यानी कि सेकंड। आपको बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन सेकंड लाइन से जंप करके किस में आ जाए, फर्स्ट सेल में आ रहा है, तो दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमर सीरीज। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमर सीरीज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल यानी कि सेकंड सेल से कहां जंप कर रहा है, फर्स्ट सेल में जंप कर रहा है। अगर मैं कहने लगूं सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का क्या मतलब होगा बताओ अभी, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, व्हाट मीन्स ऑफ दिस, लाइमन सीरीज सुनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, N1 = 1 और N2 = क्या आएगा, देखो सेकंड प्लस 1, यानी कि जिस लाइन की बात कर रहा है उसमें N1 आप ऐड कर दोगे, जिस लाइन की वो बात कर रहा है उसमें क्या ऐड कर दो आप, N1 ऐड कर दो, तो दैट इज सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, दैट इज थर्ड। अगर मैं बात करने लगूं बाल्मर सीरीज की, अगर तो मैं कहने लगूं बाल्मर, सपोज दैट थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, व्हाट मीन्स ऑफ दिस, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब क्या है वो आप बताओ भाई। थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब है बाल्मर सीरीज मीन्स N1 = आपका क्या होने वाला है भाई, लोअर सेल कौन सा होगा 2, N2 क्या होगा भाई, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो 3 + 2, यानी कि जो लाइन की वो बात कर रहा है उसमें क्या ऐड कर दो, N1 ऐड कर दो, तो आपका क्या निकल के आएगा, N2 निकल के आएगा। यानी कि बाल्मर सीरीज से थर्ड लाइन ऊपर क्या आएगा आपका 5 आएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि जिस लाइन की बात कर रहा है उसमें आप N1 ऐड कर दोगे तो आपका N2 निकल के आ जाएगा। अगर मैं कहने लगूं सेकेंड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, व्हाट मीन्स ऑफ ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज का एंड क्या होता है अभी बताओ, ब्रैकेट सीरीज का मतलब क्या है, लाइमर बाल्मर पास्चन ब्रैकेट, तो N1 = क्या होने वाला है यहाँ पर 4 होगा भाई, तो N2 क्या होगा बताओ आप, जिस लाइन की बात कर रहे हो उसमें N1 ऐड कर दो भाई, सेकंड लाइन की बात कर रहा है तो N1 क्या है 4, तो 6 की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, यानी कि 6 से कहां एक्साइट होकर जा रहा है, फोर्थ सेल में जा रहा है। आई होप ये चीज आपको पॉइंट समझ में आ गई होगी और इस तरह से आप इन्हें रीड कर सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं, देखो अब इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स यानी कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं बेटा, क्या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो सकता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। आपने देखा बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या था, आपको अगर कितनी एनर्जी एक्साइट हो रही है यानी कितनी एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब कर रहा है उसके लिए आपको N1 N2 की वैल्यू देता था, लेकिन यहाँ पर आपको N1 N2 की वैल्यू नहीं देगा, बस आपको ये है कहेगा सेकंड लाइन ऑफ लाइमर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ लाइमर सीरीज, बाल्मर सीरीज, इस तरह से आपको नाम देगा। तो हम बात करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन सपोज है E2 से E1, इसकी एनर्जी मान ली मैंने E2, इसकी एनर्जी क्या मान ली मैंने E1, इसको मैंने नाम दे दिया N2 सेल, इसको नाम दे दिया मैंने N1 सेल। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ आता है अभी, डी एक्साइट होकर हायर सेल से लोअर सेल में आता है, ये तो आपको पता है। तो एक्चुअल में एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा भाई, E2 - E1 होने वाला है, E2 - E1 होने वाला है, और तो E2 की एनर्जी क्या होगी आप पढ़ चुके हो, -13.6 Z² इंटू अपॉन N², N1 का स्क्वायर की बात करूंगा बेटा। अब यहाँ पर Z1 क्यों नहीं किया,
तो किसी सिस्टम किसी भी एटम के लिए बात हो रही होगी बेटा, यहाँ पर किसी भी सिस्टम के लिए बात हो रही होगी, तो जेड क्या रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा, माइनस माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर। ये आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया। सॉरी, ये आपका n2 आएगा, दैट इज इवन टू दैट इज n1। अब मैं 30, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं 13.6 जेड स्क्वायर अगर कॉमन लूंगा तो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इस चीज को आप पहले भी देख चुके हो बेटा, इस चीज को आप बोर्ड मॉडल में भी इस चीज को देख चुके हो, इस चीज को आपको वहां तक बिल्कुल समझ में आ गई थी बेटा, बात समझ में आ रही है। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होकर आता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज करता है, फोटॉन्स की फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं इफ इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड कम इन लोअर सेल, जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर लोअर सेल में आता है देन इट रिलीज एनर्जी। ये एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ फोटोन। किसकी फॉर्म में रिलीज करता है बेटा, ये फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। अगर ये फोटोन की फॉर्म में रिलीज करेगा तो हमने एक्चुअल में फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला पता है, इक्वल टू एच म्यू। तो ई की डेल्टा आई की क्या रख सकता हूँ बेटा, मैं एच म्यू रख सकता हूँ, रखता एच म्यू इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब थोड़ा सा मैं इसको यहाँ ऊपर से यहाँ से मैं हल्का सा रफ कर दे रहा हूँ यहाँ तक, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। एच म्यू को क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं एच सी अपॉन लेमडा लिख सकता हूँ, उसको मैं एच म्यू क्या लिखता हूँ, सी अपॉन लेमडा इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी, सिंपल क्या निकालनी है, वेवलेंथ, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/λ इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एच सी अपॉन क्या जाएगा, एच सी 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। आपको पता 13.6 तो फिक्स है यहाँ पर, एच क्या है प्लांक्स कांस्टेंट, सी क्या है स्पीड ऑफ वेलोसिटी, ये सब आपको पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट, ये तीनों चीज क्या है कांस्टेंट। जेड क्या करेगा आपका, अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा, तो इन चीज को क्या है, ये सब चीज कांस्टेंट। तो इसको मैं मिला के एक नया कांस्टेंट बना देता हूँ। वो क्या बना देता हूँ बेटा, मैं एक नया कांस्टेंट, जिसको मैं क्या नाम देता हूँ बेटा, आर एच, दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला समझना है, याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। 1/λ इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो, अब हम समझते हैं यहाँ पर आर एच क्या है, वेयर आर एच इज 13.6 एच म्यू, और जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट। आर एच को क्या कहते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 13.6 अपॉन एच सी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 109,786 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आती है, 786 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1.09,786 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको। क्या लिख सकता हूँ, 1.0967 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर, जिसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। आई होप आपको आर एच की वैल्यू याद रखनी है। वो आप कौन सी वैल्यू पुटअप कर सकते हो, सिंपल ये वाली वैल्यू पुटअप कर सकते हो, 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आर एच की वैल्यू समझ में आ गई। अगर आपसे
किसी भी यानी कि फोटोन से क्या पूछता है, वेवलेंथ पूछता है, तो आप इसमें वैल्यू पुटअप करके आंसर आसानी से निकाल सकते हो। चलो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं भी। क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट वेवलेंथ of photon, calculate wavelength of photon, calculate wavelength of photon emitted for calculate wavelength of photon emitted for second line of Balmer series of hydrogen atom। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं बेटा। आपको क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है और आपको हिंट दे रखी है सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। व्हाट मीन्स ऑफ दिस सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब है N1 क्या है, बाल्मर सीरीज के लिए N क्या होता है, N1 क्या होता है 2, तो N2 क्या होगा भाई, किस लाइन की बात कर रहा है, सेकंड की, प्लस N1। N2 का मतलब क्या होता है, जिस लाइन की बात करें उसमें N1 जोड़ दो तो N2 इज 4। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। किसके लिए बात कर रहा है बेटा, वो हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा है, तो Z की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। तो आप वैल्यू फॉर्मूला पुटअप कर सकते हो, 1/λ इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो वैल्यू पुटअप करोगे 1/λ इक्वल टू RH 1 का स्क्वायर इंटू 1/N यानी कि 4 माइनस 1/4 का स्क्वायर 60। तो 1/λ इक्वल टू RH, ये होगा 4 माइनस 1 यानी कि 3/16। ये आएगा 4, ये आएगा 1, 3/16। सो लैम्डा इज 16/3 RH। अब आप RH की वैल्यू पुटअप करके यहाँ पर आंसर आसानी से निकाल सकते हो। तो RH आएगा हमारा लैम्डा इक्वल टू 16/3 इंटू 1.1, ऊपर आएगा 10⁻⁻7 मीटर। इसको सॉल्व करके आप आसानी से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। रैडबर्ग कांस्टेंट, और इस इक्वेशन को भी आपको याद रखना है बेटा, एक मेन पॉइंट, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रैडबर्ग इक्वेशन। इस इक्वेशन को भी क्या कहते हैं बेटा, हम रैडबर्ग इक्वेशन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रैडबर्ग इक्वेशन। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई होगी, किस तरह से हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं।